जब बातें समझ में नहीं आती हैं तो बोरियत होती है, जब बातें समझ में नहीं आती हैं तो कॉन्फिडेंस लूज होता है और फिर सफलता तो मिलेगी ही नहीं। यह जो सिस्टम है यह सिस्टमेटिक स्टडी के बिल्कुल खिलाफ है, एकदम से खिलाफ है। तो दोस्तों फिर ये सिस्टमेटिक स्टडी होती क्या है, मैं इसके कुछ स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज ध्यान से सुने, आप अप्लाई करके देखें। आपको बहुत केवल मजा ही नहीं आएगा बल्कि आपकी जो तैयारी है इतने ठोस तरीके से होगी कि आप कुछ ही दिनों के बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेंगे। फ्रेंड्स, आपने आईएएस की तैयारी करने का फैसला किया है और आपके इस फैसले की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। लेकिन यह मेरा एक छोटा सा आपसे प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि क्या आपने इस बात का भी फैसला किया है कि आपको आईएएस बनने के लिए जो पढ़ाई करनी है, यानी कि आईएएस परीक्षा की जो तैयारी करनी है, उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? क्या इसके बारे में कोई रोड मैप आपके दिमाग में है? खासकर ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मेरी इसके बारे में स्टूडेंट से बात होती है तो वो मेरी ओर देखने लगते हैं जैसे कि मैंने उनसे कोई अजूबा सा प्रश्न कर दिया हो। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? पढ़ाई करनी है, हमने अब तक पढ़ाई की है, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं और सच पूछे तो मार्क्स भी अच्छे मिले हैं, तो ठीक है थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेंगे, कुछ और विषय उसमें ऐड ऑन कर लेंगे और हमारी तैयारी हो जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, इसकी जो तैयारी है उसका अपना एक सिस्टम है। आज मैं उसी सिस्टम के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूं और इसकी तैयारी करने का जो सिस्टम है वह है सिस्टमेटिक तैयारी। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक क्लास है और उसमें 100 स्टूडेंट हैं। यह मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। जब उन सभी स्टूडेंट से मैं एक प्रश्न करता हूं कि आप लोगों में से गाते कितने लोग हैं, तो पहले तो उसमें से आधों के हाथ उठते हैं, फिर थोड़ी देर में कुछ और हाथ उठ जाते हैं, लेकिन अभी भी पूरे हाथ नहीं उठते, 10-20 हाथ अभी भी नीचे ही रहते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूं कि अरे भाई, आप कभी न कभी तो गाते ही होंगे, अकेले में गाते होंगे, गुनगुनाते होंगे, बाथरूम सिंगर होंगे। तो जैसे ही मेरी ये बात सुनते हैं सबके सब हाथ उठ चुके होते हैं, यानी कि 100 के 100 हाथ ये गवाही दे रहे होते हैं कि हम सब गाते हैं। फिर मेरा अगला प्रश्न होता है कि आप लोगों में से सिंगर कितने हैं? तो कुछ तो ये प्रश्न सुन करके सकपका से जाते हैं कि अरे भैया अभी गायक की बात की थी और अब ये सिंगर की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी उनको समझ में भी आ जाता है कि मैंने जब पहले प्रश्न किया था और अब जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ उसमें अंतर क्या है। और इसका अंदाज़ा मुझे इस बात से लगता है क्योंकि इस बार हाथ उठने वालों की संख्या 2.5 से ज़्यादा नहीं होती, यानी कि 100 में मुश्किल से 10, सच बात है कि केवल 4-5 हाथ उठते हैं। तो ये अंतर क्या है? क्यों अब उतने हाथ नहीं उठे? जबकि सिंगर की डेफिनेशन यही है ना कि जो गाए वो सिंगर। लेकिन बात उनकी समझ में आ गई है। बात क्या समझ में आई है? समझ में ये आई है कि ठीक है, वैसे गाना एक अलग बात है, प्रकृति ने हमें गला दिया हुआ है, हम अपने पसंद का गीत गुनगुनाते हैं। लेकिन सिंगर यानी कि सच्चा गायक वह होता है जो गायन के व्याकरण को जानता है, उसके सिस्टम को समझता है, जो स र ग म प ध नि सा के बारे में जानता है और जिसने बाकायदे गायन का रियाज किया है और जो इस तरीके से गायन का प्रशिक्षण लेते हैं वे सही मायने में गायक कहलाते हैं। दोस्तों, इस बात को मैं चाहूँगा कि आप ज्यों का त्यों सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पर अप्लाई कर दें। नो डाउट अभी तक आप पढ़ते ही आए हैं और सिलेबस भी देखते आए हैं, वो सब चीज़ें कमोवेश काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं, लेकिन इसके पढ़ाई करने का जो तरीका होगा ना वो डिफरेंट होगा। देखिए, जो बांध है, जो तालाब हैं, जो नहर है, वो क्या है? वो बिखरे हुए पानी का ही तो एक व्यवस्थित रूप है। बिखरे हुए पानी को आप व्यवस्थित कर दीजिए, वो बांध बन जाता है, वो तालाब कहलाने लगता है और वो नहर बन जाता है। इसके बाद हम उसका इस्तेमाल अपने ढंग से कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक चट्टान है, एक बहुत बड़ी और बड़ी मजबूत चट्टान है, उस पर आप हथौड़ा चलाते हैं, हथौड़ा चलाते हैं, हथौड़ा चलाते हैं और हजारों बार हथौड़ा चलाने के बाद पता लगा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, चट्टान दरक जाती है, वो छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाती है। ये चट्टान है। लेकिन यही चट्टान है, आप इस पर भी हथौड़े चला रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर हथौड़ा चला रहे हैं। कहाँ पर मुझे तेज चोट करनी है, कहाँ कहाँ पर चोट करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ बहुत धीरे धीरे चोट करनी है। जब आप सोच समझकर एक प्लान तरीके से
उसी हथौड़े से उसी चट्टान पर चोट करते हैं तो पता लगता है कि उसी चट्टान में से एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति उभर आई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब जो आप चट्टान पर चोट कर रहे हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आपसे क्या बात कहना चाह रहा हूँ शायद कुछ न कुछ आपके समझ में आने ही लगी होगी। फ्रेंड्स, जब लोग अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो उन्हें लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ से उन्हें मार्गदर्शन मिल जाएगा। वो गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन मुझे यहाँ एक बात विचित्र सी लगती है जो मेरे सिस्टमैटिक स्टडी करने के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। देखिए कि जो कोचिंग क्लासेस हैं उसमें आप कभी भी चले जाइए और एडमिशन ले लीजिए। आप बताइए मुझे कि आपने पहली क्लास से लेकर के फर्स्ट से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, क्या कोई कभी आपको ऐसा स्कूल कॉलेज मिला है कि उसमें कभी भी जाएं और एडमिशन ले लें और पढ़ाई शुरू हो जाए और आपके एग्ज़ाम हो जाए? एक डेट होती है ना एडमिशन की, उसके बाद वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि अब पढ़ाई शुरू हो चुकी है, अब सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई होगी, बीच में नो एंट्री। लेकिन कोचिंग क्लास वाले क्या करते हैं, आप कभी भी आइए और आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए। सपोज़ मान लीजिए कि आपने वहाँ एडमिशन ले लिया और पहले दिन आप क्लास में गए और इतिहास का जो लेक्चर हुआ उस इतिहास के लेक्चर की शुरुआत हो रही है शाहजहाँ से, यानी कि मुगल काल के लगभग मध्य में आप पहुंच गए। आपको एंशिएंट इंडिया नहीं मालूम, आपको मुगल काल की शुरुआत कैसे हुई यही नहीं मालूम, और अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ये बात अलग है कि घूम फिर करके साल भर के बाद आपका इतिहास कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन क्या एक सिस्टमैटिक पढ़ाई हुई? आप बताइए। सभी विषयों के साथ यही होगा। जो आपकी नेक्स्ट क्लास थी वो पॉलिटिकल साइंस की थी, तो पता लगा कि पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ाया जा रहा है वो जुडिशरी पर पढ़ाया जा रहा है और आपको मालूम ही नहीं है कि भारत का संविधान कैसे बना, उसकी क्या विशेषताएं हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। और जब वो जुडिशरी पर पढ़ा रहे हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट्स की चर्चा कर रहे हैं, तो आपके कुछ पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। अच्छा चलिए, आप मुझे यही बता दीजिए कि क्या कोई भी ऐसा सिनेमा हॉल है जो कहता हो कि आप इंटरवल के बाद की टिकट खरीद लीजिए, आधी फिल्म अभी देख लीजिए और आधी फिल्म अगले बार जब शुरू होगी तब देख लीजिएगा? है कोई इस तरह का सिनेमा घर? और चलिए, अगर आप इस तरह का सिनेमा देख भी लें तो क्या आपके समझ में आएगा? अगर बीच से आप किसी भी विषय की शुरुआत करते हैं तो क्या आपको वह विषय समझ में आ सकता है? इस पर आपको विचार करना चाहिए और गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यह जो बात है, यह जो सिस्टम है, यह सिस्टमैटिक स्टडी के बिल्कुल खिलाफ है, एकदम से खिलाफ है। तो दोस्तों, फिर यह सिस्टमैटिक स्टडी होती क्या है? मैं इसके कुछ स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज़ ध्यान से सुने, आप अप्लाई करके देखें। आपको बहुत केवल मज़ा ही नहीं आएगा, बल्कि आपकी जो तैयारी है इतने ठोस तरीके से होगी कि आप कुछ ही दिनों के बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेंगे। क्योंकि जब बातें समझ में नहीं आती हैं तो बोरियत होती है, जब बातें समझ में नहीं आती हैं तो कॉन्फिडेंस लूज होता है और फिर सफलता तो मिलेगी ही नहीं। तो दोस्तों, इसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि जहाँ तक संभव हो सके आप अपनी तैयारी की शुरुआत में, जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, भूगोल से करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके ज्योग्राफी से। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि ज्योग्राफी की तैयारी एक बार अच्छे से हो जाती है, यानी कि ज्योग्राफी को आप समझ लेते हैं, तो बाकी विषयों को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि ज्योग्राफी को मैं सभी विषयों की माता कहता हूँ, माता, मदर ऑफ एवरी अदर सब्जेक्ट। वहाँ से शुरू कीजिए। ज्योग्राफी पूरी हो जाए तो उसको कंप्लीट कीजिए। जब वो पूरा हो जाए तो फिर सेकंड सब्जेक्ट उठाइए, इतिहास को, हिस्ट्री। इतिहास में आपको ढेर सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं एक साथ। वो एक प्रकार का मिक्स वेजिटेबल है, आपको मज़ा भी आएगा, स्वाद भी आएगा और ढेर सारे विषयों की आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर आप तीसरा विषय लीजिए पॉलिटिकल साइंस और आखिरी में लीजिए इकोनॉमिक्स। ये आपके जनरल स्टडीज़ के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। इन 4 विषयों की तैयारी हो जाने के बाद फिर आप अपने ढंग से किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं। सेकेंड स्टेप, किसी भी विषय को बीच से कभी भी न पढ़ें, कभी भी नहीं। पहली बार तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जब आप रिवीजन करेंगे तब आप अपने मन से किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, बीच के टॉपिक को, लेकिन बिगिनिंग में बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। शुरू से आप उसे पढ़ते चलें, क्रमशः पढ़ते चलें। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई जंजीर है और बहुत ही मोटी और बहुत ही मजबूत जंजीर है और उस जंजीर में 100 कड़ियाँ हैं।
तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि उस जंजीर को कमज़ोर करने के लिए कितने कड़ियों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है, बताइए ना। तो क्या एक कमज़ोर कड़ी पूरी जंजीर को नहीं तोड़ देगी? तोड़ देगी, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स आपके हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो तीसरा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका संबंध दूसरे से और पहले से है, और आप बिना पहले और दूसरे को पढ़े अगर तीसरे टॉपिक पर जंप कर जाते हैं तो आपको वो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। फिर आप बोर होंगे, फिर आपको अपने ऊपर गुस्सा आएगा, कभी आपको सब्जेक्ट पर गुस्सा आएगा। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ कि ये जो तरीका आप अपना रहे हैं ये तरीका अपने आप में सही तरीका नहीं है। दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टेप है वो यह है कि प्लीज़ कोशिश कीजिए कि एक दिन में आप 2 से ज़्यादा विषय न पढ़ें। एक विषय फर्स्ट हाफ में और दूसरा विषय सेकेंड हाफ में। और यदि आप ऐसा कर सकें कि एक दिन में एक ही विषय पढ़ना है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका दिमाग लगातार उसी विषय पर सोचता रहेगा और उसे गहराई से ग्रहण करता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको एक विषय का जो स्वाद है वो बोरियत लगता है, बोर हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 से ज़्यादा विषय बिल्कुल भी ना पढ़ें। दोस्तों, पढ़ने के बाद 2 चीज़ों के लिए आप अलग से समय निकालें। नंबर 1 कि आपको उस पर थोड़ी देर विचार करना है, मन ही मन दोहराएं विषय को। जो भी आपने पढ़ा है उसे मन ही मन दोहराएं और नेक्स्ट डे उसे रिवाइज भी करें। रिवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो मान करके चलिए कि कुछ दिनों के बाद जो बातें आपके दिमाग में अभी हैं, और लगता भी है कि ये तो ताज़ी बातें हैं, तो सरल बातें हमें याद रहेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे आप उन्हें भूलने लगेंगे। अगर भूलेंगे नहीं भी तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगेगा। इसलिए रिवीजन के लिए समय ज़रूर रखें। और आखिरी पॉइंट यह कि प्लीज़ जब आप पढ़ें तो अपना टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आपका टाइम टेबल 10 घंटे का हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका टाइम टेबल 7 घंटे का हो। आप देखें कि कितने घंटे की पढ़ाई को आप निभा सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए, नहीं तो उसका भी दबाव रहेगा बेकार के आपके दिमाग के ऊपर कि अरे मुझे 6 घंटे पढ़ना था, आज तो मैं 4 घंटे ही पढ़ पाया हूँ और समय ही नहीं है, अब मैं कैसे इसे करूँगा। तो इससे बेकार के आपके दिमाग में जो इमेजेस बननी चाहिए ना, जो पढ़ाई की, वो पढ़ाई की इमेजेस नहीं बन पाती हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इतने सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी होगी कि एग्जामिनेशन हॉल में जो भूलने की शिकायत होती है ना, जो ये शिकायतें होती है अब गड्ढम गड्ढ हो रहा है, क्या लिखें क्या नहीं लिखें, अरे इसमें तो ये था, अरे उसमें तो ये तो, अरे उसमें कहीं ये तो नहीं होगा, आपको इससे एकदम मुक्ति मिल जाएगी। आपकी मेमोरी पावर भी इसी के पैरेलल, बिल्कुल इसी के समानांतर सिस्टमेटिक तरीके से आपके दिमाग में बनती चली जाएगी। और उससे जो आपको एक जादुई एहसास होगा, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये मैं आपको पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, और केवल अपने ही अनुभव से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उन लोगों के भी अनुभव को शामिल करके आपको बता रहा हूँ जो टॉपर रहे हैं, जो रैंकर रहे हैं। दोस्तों, आप करके देखिए। अगर आपको मज़ा ना आए तो मुझे बताइएगा, लेकिन अगर मज़ा आए तो प्लीज़ मुझे भी बताइए और दूसरों को भी बताइए और अपनी इस जिम्मेदारी को निभाइए।